लोग मोहब्बत में बेहिस क्यों होते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ साइकोलॉजिस्ट किरण आकिब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया, क्लस्टर ए, बी और सी। क्लस्टर ए को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्लस्टर बी के एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज कैसे मुमकिन है, आज की वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। वीडियो को अच्छी लगा करे तो उसे लाइक किया करें और बेल आइकन को हिट किया करें, ताकि आप लोगों का ये जो फीडबैक है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके इस फीडबैक की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं आप लोगों तक और ज़्यादा आप लोगों को फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है? नफ्सियाती मसाइल को लेकर अवेयरनेस पैदा कर सकूँ। तो आप लोगों का ये जो फीडबैक है, जो आप लोग सब्सक्रिप्शन के ज़रिए से, लाइक करने के ज़रिए से मुझ तक पहुँचाते हैं, तो ये ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एंटी सोशल। एंटी सोशल जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि यानी ये बिल्कुल भी सोशल नहीं होते हैं, एंटी सोशल होते हैं। सोशल ह्यूमन बीइंग कैसा होता है कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन को, कानून का ख्याल करेगा, लोगों का ख्याल करेगा, अपने घर वालों का ख्याल करेगा, हर शख्स का ख्याल करेगा, ठीक है? अच्छा कम्युनिकेट करेगा। जबकि एंटी सोशल यानी ये क्रिमिनल माइंडेड पर्सनैलिटी होती है, ठीक है? आपने कभी, हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करते हैं, उनके नफ्सियाती मसाइल की बात करते हैं, लेकिन हमने कभी भी क्रिमिनल्स के बारे में बात नहीं करते। हमारे माशरे में इस चीज़ की ना अवेयरनेस है, ना इस चीज़ को ज़रूरी समझा जाता है कि जो लोग क्राइम करते हैं, क्या वो भी किसी नफ्सियाती मसले का शिकार हो सकते हैं? कि क्राइम किया क्यों जाता है? आप, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, हम कोई क्राइम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों नहीं कोई ऐसा काम कर रहे? जो क्रिमिनल्स हैं, वो ही क्यों कर रहे हैं इस तरह का काम? तो ज़्यादातर केसेज़ में ऐसा होता है कि यानी कोई 1-2% लोग ऐसे होंगे जो किसी अपने मफाद की खातिर या अपने किसी ज़ाती दुश्मनी में जो है वो क्राइम करते हैं। वरना अदरवाइज़ क्या होता है कि जब भी किसी क्रिमिनल से जो है वो इंटरव्यू लिया जाए, उसको जो है वो डायग्नोज़ किया जाए, उसको उसके साथ डिस्कशन की जाए, तो यही पता चलता है एंड में कि जो क्रिमिनल को है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है वो क्रिमिनल। तो ये क्रिमिनल माइंडेड जो है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ज़्यादातर क्रिमिनल्स में ये चीज़ पाई जाती है कि वो बहुत एंटी सोशल होते हैं। इनकी नेचर में ही क्राइम होता है। यानी ये लोग कानून को फॉलो नहीं करते, बल्कि तोड़ते हैं। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होगा, जो सोसाइटी की परवाह करेगा, वो क्या होगा? वो कानून की पासदारी करेगा, कानून तोड़ेगा नहीं। बल्कि ये लोग क्या करते हैं, इन्हें अच्छा लगता है, इन्हें सुकून महसूस होता है, इनकी नेचर में ही क्राइम होता है। ये कानून तोड़कर खुश होते हैं, ठीक है? धोखा देते हैं लोगों को, झूठ बोलते हैं। और जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो फ्रॉड के केसेस होते हैं, फ्रॉड के केसेस में जब किसी बंदे को ट्रैप किया जाता है, जब वो एक इंसान पकड़ा जाता है फ्रॉड करके, तो जब उनकी हिस्ट्री निकाली जाती है तो पता चलता है कि उसने कितने बड़े-बड़े फ्रॉड किए। यानी इन लोगों को ये बिल्कुल बेहिस होते हैं। इन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती कि इन्होंने किसी गरीब के साथ फ्रॉड किया या अमीर के साथ फ्रॉड किया। ये गरीब, अमीर हर बंदे को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती कि अगर जैसे कोई स्कीम चलाई है इन्होंने, ठीक है? और उसमें फ्रॉड करके फिर ये भाग जाएँगे, तो इन्हें ये परवाह नहीं होगी कि कितने ही गरीब लोगों ने उस स्कीम में पैसे लगाए हैं या पार्टिसिपेट किया है या लोगों को कितना नुकसान हुआ। नहीं, ना ही उन्हें झूठ बोलने से कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ही उन्हें रिलीजियसली कोई फ़र्क पड़ता है कि उन्हें किसी किस्म का कोई गुनाह होगा या सवाब होगा या धोखा देने पर उन्हें कोई गुनाह होगा। नहीं, वो इस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है, बिल्कुल बेहिस होते हैं ये लोग। इन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं होती है और ये बिना सोचे समझे काम करते हैं, आगे की नहीं सोचते। इन्हें क्राइम के नुकसान का अंदाज़ा नहीं होता। वो ना ये सोचते हैं, ना इस चीज़ की परवाह करते हैं कि जो हम ये क्राइम कर रहे हैं, इसकी वज़ह से क्या नुकसान हो सकता है। ये स्टार्ट से इसका जो हम कह सकते हैं कि जिसकी रूट्स हैं, वो हमें चाइल्डहुड से मिलती हैं। यानी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो बीज है, वो बचपन से ही डल चुका होता है, ठीक है? इसकी जड़ें वहीं से हमें स्टार्ट में मिलती हैं, लेकिन हम इसे प्रॉपर्ली डायग्नोज़ नहीं कर सकते जब तक कि वो जो इंसान है, वो 18 साल का नहीं हो जाता। 18 साल का होने के बाद ही किसी भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को प्रॉपर डायग्नोसिस किया जा सकता है, उसको नाम दिया जा सकता है कि हाँ, ये वाक़ई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। उससे पहले उसे हम कंडक्ट डिसऑर्डर में कंसिडर करते हैं 18 साल से पहले। लेकिन ये है कि स्टार्ट से ही इनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि ये जो है वो जो स्कूल में, अपने स्कूल टाइम में दोस्तों के साथ छोटे-छोटे धोखा देना, झूठ बोलेंगे, अपने फ़ायदे के लिए कोई ना कोई काम करेंगे, कोई किसी के साथ किसी न किसी किस्म का छोटा-मोटा क्राइम करेंगे, ठीक है? स्कूल लाइफ़ से ही इनके साथ ये चीज़ें हो रही होती हैं। और जो आगे जाकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बन सकती हैं।
और ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स जो है वो चोरी, धोखाधड़ी में ही मुब्तला हो। ये लोग बहुत ज़्यादा हद तक खतरनाक ऐसे भी हो सकते हैं कि ये अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। यानी इनमें ज़रूरी नहीं है कि वो सिम्पटम्स ज़रूर हों, धोखे वाले सिम्पटम्स या झूठ वाले सिम्पटम्स ज़रूर मौजूद हों, बल्कि फैमिली के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहिस हो सकते हैं, सोसाइटी के लिए बेहिस हो सकते हैं। यानी किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं करेंगे, कोई इनसे मोहब्बत कर रहा है, जैसे अब लोग मोहब्बत कर लेते हैं, ठीक है? किसी का कद देखकर मोहब्बत हो जाती है लड़कियों को, और लड़कों को लड़कियों की खूबसूरती देखकर मोहब्बत हो जाती है कि बहुत खूबसूरत है, और लड़कियाँ ये देखकर पसंद कर लेती हैं कि बहुत ज़्यादा हाइटेड शख्स है। तो वो ज़ाहिरी शख्सियत को देखकर तो पसंद कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार जो अफ़राद है, वो रिलेशनशिप के मामले में बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। इन्हें रिलेशनशिप्स नहीं आते हैं चलाने। ये क्योंकि बिल्कुल बेहिस होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते किसी किस्म की भी, और अगर ये कुछ गलत कर लेते हैं तो ना इन्हें शर्मिंदगी होती है, ना पछतावा होता है, ना ही इन्हें ये महसूस होता है कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है, ठीक है? ये बिल्कुल भी इस चीज़ को महसूस ही नहीं करते हैं कि इनकी वज़ह से किसी का दिल दुख रहा है या इन्होंने किसी के साथ गलत कर दिया है। ये किसी किस्म की कोई ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं होते हैं, कबूल ही नहीं करते, और सोसाइटी में भी अगर ये कुछ गलत करते हैं तो इन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी वज़ह से कितना नुकसान हो गया है, या कुछ क्रिमिनल जो बहुत ज़्यादा क्राइम में आगे चले जाते हैं, अगर वो किसी का मर्डर भी कर देते हैं तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्यों मर्डर किया, किस वज़ह से मर्डर किया, शर्मिंदा हों या पछतावा हो इन्हें, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं, और ऐसे लोग जो है ना वो किसी को नुकसान भी पहुँचा देंगे ना अगर अपनी उस रैश ड्राइविंग के चक्कर में, तो इन लोगों को इस चीज़ की बिल्कुल भी 0% भी इन्हें ज़रा-सी शर्मिंदगी नहीं होगी उस नुकसान पहुँचाने की वज़ह से, ना परवाह होगी। इसकी ट्रीटमेंट मुमकिन है, ठीक है? इलाज मुमकिन है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, लेकिन इसका इलाज सिर्फ़ उस सूरत में मुमकिन है जबकि जो क्लाइंट है वो इस चीज़ को माने कि हाँ, उसने गलत किया, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ये मानते ही नहीं है, ये विलिंग ही नहीं होते हैं इलाज के लिए। यानी वो सिर्फ़ वो चंद अफ़राद जो इस चीज़ को मान लें, यानी अगर उसके घरवाले या उसका लाइफ़ पार्टनर उसको समझाए, बताए और वो इस चीज़ को महसूस करें, यानी जो लोग बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन तक नहीं गए होते हैं ना, उनका इलाज सिर्फ़ मुमकिन होता है कि जिनके अंदर ये इनिशियल सिम्पटम्स हों, ये थोड़ी बहुत बेहिसी दिखा रहे हों रिलेशनशिप के मामले में, उनको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि वो विलिंग होते हैं ठीक होने के लिए, वो इलाज के लिए आते हैं। जबकि जो लोग बहुत ज़्यादा सीवियर चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्पटम्स हो जाते हैं जिनके अंदर, और बहुत लंबे अरसे से इस डिसऑर्डर का जो लोग शिकार होते हैं, उनका इलाज मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वो लोग इस चीज़ के लिए विलिंग ही नहीं होते। जब उनको उनके लाइफ़ पार्टनर या घर वाले अगर लेकर आते हैं माहिर नफ्सियात के पास, तो वो आकर माहिर नफ्सियात उनसे जो भी सवाल करेगा, पूछेगा, वो उस चीज़ के जवाब में यही कहेंगे कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। यानी वो अपनी इस बीमारी को, अपने उस मसले को या अपने क्राइम को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो जो लोग मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो लोग विलिंग होते हैं, तो उसके इलाज में ये चीज़ें शामिल होती हैं कि सबसे पहले तो ये कि माहिर नफ्सियात से राब्ता किया जाए। जब भी जहाँ भी आपको कोई ऐसा केस नज़र आए, फ़ौरन से रेस्क्यू किया जाए उस शख्स को, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं अपनी फैमिली के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। हर शख्स के लिए एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार जो शख्स है, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो फ़ौरन से रेस्क्यू किया जाए, किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से राब्ता किया जाए, ठीक है? इसको घर पे रख के इसका इलाज मुमकिन नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाया जाए। साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, सबसे पहले तो ये कि प्रॉपर डायग्नोज़ किया जाता है, फिर एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, और जो बातें वो शेयर करेगा क्लाइंट, वो सीक्रेट रखी जाती हैं, ठीक है? वो किसी और से शेयर नहीं की जाती हैं। अब क्लाइंट्स के साथ जो डीलिंग होती है साइकोलॉजिस्ट की, वो ऐसे होती है कि वो बहुत ज़्यादा एम्पैथी शो करता है, ठीक है? एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरे की जगह पे खुद को रखकर सोचना, ठीक है? दूसरे की हालत को अंडरस्टैंड करना। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो यही रोल प्ले करता है कि वो क्लाइंट की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करता है, उसकी जगह पे खुद को रखकर महसूस करता है, उसको समझने की, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। जो उसकी जो सोच गलत सोच बनी हुई है, जो कि किसी भी वजह से हो सकती है, उसकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से उसके अंदर ये डेवलप हो गई, या बचपन में किसी वाक़ये की वजह से, या किसी इंसान से उसने ये बुरा असर ले लिया जिसकी वजह से वो भी इस तरह का हो गया। तो उसके जो रॉन्ग थॉट पैटर्न्स हैं, जो उसके अंदर की जो बेहिसी है, उसको ख़त्म किया जाता है, उसके जज़्बात को, एहसासात को समझकर, उसको एम्पैथी शो करके। और इसके अलावा प्रो सोशल स्किल्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं क्लाइंट को। प्रो सोशल स्किल्स में ये चीज़ें आ जाती हैं कि कोऑपरेशन सिखाई जाती है कि दूसरों के साथ कोऑपरेट कैसे करना है, क्योंकि ये लोग कोऑपरेट नहीं करते बिल्कुल भी। इनको कोऑपरेशन सिखाई जाती है, इनको एम्पैथी सिखाई जाती है कि दूसरों को अंडरस्टैंड कैसे करना है।
कम्युनिकेशन स्टाइल इनका इम्प्रूव किया जाता है ताकि दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, सोशली जो है वो अच्छे हो सकें। शेयरिंग और हेल्पिंग जो है वो इनको सिखाई जाती है कि हेल्प करना कितना ज़रूरी होता है, हेल्प हेल्प जो लोग करते हैं वो कितने अच्छे तस्वर किए जाते हैं माशरे में, शेयरिंग कितनी ज़रूरी है। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स इनको सिखाई जाती हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव वे में कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। दूसरों की रिस्पेक्ट करना, दूसरों के जज्बात, उनके ख़यालात की रिस्पेक्ट करना, इज़्ज़त करना, ये चीज़ जो है वो सिखाई जाती है काउंसलिंग सेशंस में ताकि उनके अंदर की जो बेहिसी है वो ख़त्म हो सके। और दूसरों को एप्रिशिएट करना भी ज़रूरी होता है। ये चीज़ भी माहिर नफ्सियात जो है वो ये स्किल भी उनके अंदर डेवलप करता है सेशंस के थ्रू कि दूसरों को एप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसका इलाज जो है वो इस तरह से काउंसलिंग के ज़रिए से, सेशंस के ज़रिए से किया जाता है और मेडिकेशन का जो रोल है वो बहुत थोड़ा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर कोई भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है और उसके अंदर जो साइड सिम्पटम्स हैं, उसके कोई डिप्रेशन है या एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंग्ज़ायटी मेडिसिन्स दी जाती हैं। तो इस तरह से जो है वो मेडिकेशन भी कुछ रोल इसके अंदर अपना प्ले करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कशन होगी एक और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। थैंक्स।